Hi everyone, welcome back to the session. I hope you all are doing well and आप लोग अब बोर्ड के एग्जाम से फ्री हो चुके हैं. तो अब आप लोगों की जो 100% फोकस होने वाला है वो नीट एग्जाम के लिए होना चाहिए. तो बेटा वन शॉट वीडियोस 11th की काफ़ी सारी आप लोगों को मिल चुकी है. अब बारी आती है कि क्लास 12th को कैसे कंप्लीट करेंगे और 11th को कैसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि नीट एग्जाम बहुत पास है. तो जितने भी वन शॉट वीडियोस मिल चुकी हैं प्लीज़ आप लोग उसे देख लीजिए और सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लीजिए. और 12th का इवनिंग में लाइव सेशन ज़रूर देखा करो, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको मिलेगी. ठीक है, चलिए तो आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं 11th का वन शॉट वीडियो जो मैं आपको देने वाली हूँ वो रिडॉक्स रिएक्शन से है. रिडॉक्स रिएक्शन काफ़ी छोटा चैप्टर है लेकिन काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर भी आपका ये है. अगर आपको एन फैक्टर के कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम होती है, मोल कंसेप्ट में क्वेश्चंस नहीं लगा पाते, तो यहाँ पर उन कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर कर दूंगी. ठीक है, बैलेंसिंग से और अगर हम बात करें एन फैक्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस रिडॉक्स रिएक्शन से पूछे जाते हैं. तो इस चैप्टर को हल्के में मत लेना, छोटा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा और यहाँ से स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. लेकिन उससे पहले अगर आप लोग बहुत हाई एनर्जी दिखा सकते हो तो वो कैसे दिखाओगे? #MAA इन द कमेंट सेक्शन में लिखकर. तो जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों का #माँ वर्ड आपका आ जाना चाहिए. चलिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में क्या लिखना है? #माँ हाई होनी चाहिए आप लोगों की एनर्जी. चलिए सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए सो दैट आपको प्रॉपर तरीके से नोटिफिकेशन मिले और आप ज्वाइन कर सको सेशंस को. चलिए सो अगर हम बात करें सबसे पहले बच्चा रिडॉक्स रिएक्शन की, तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए. तो रिडॉक्स का मतलब होता है, पहले हम मीनिंग समझेंगे और फिर चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे. रिडॉक्स इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. ठीक है, तो क्या मैं रिडॉक्स रिएक्शन को रिड प्लस ऑक्स करके डिवाइड कर सकती हूँ? बिल्कुल. यहां पर रिड मतलब किसको नोटिफाई कर रहा है? रिडक्शन को नोटिफाई कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है रिडक्शन रिएक्शंस को. और ऑक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ऑक्स रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को. ठीक है, अब ये मीनिंग क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, सब कुछ बेसिक से करेंगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर आप क्लास 11th में अभी आए हैं या 11th आप लोगों ने क्लियर करके अभी आप 12th बोर्ड्स में हो या फिर अगर आप नीट 2025 देने वाले हो तो सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर ध्यान से सुने, क्योंकि हर छोटा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां से बन सकते हैं. ठीक है, चलिए सो अगर हम बात करते हैं बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, तो ऑक्सीडेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? या तो उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन क्या होगा? ऑक्सीडेशन एक एलिमेंट का होगा. वो कैसे हो सकता है? या तो वो एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, या फिर उससे अटैच कोई हाइड्रोजन है तो वो मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन निकल जाए या कंपाउंड में से हाइड्रोजन निकल जाए, या फिर वो मॉलिक्यूल कंपाउंड ऑक्सीजन को गेन कर ले, वो भी ऑक्सीडेशन होता है. या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को गेन कर ले या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को लूज कर दे. अगर इन चारों में से कोई भी चीज एक एलिमेंट कंपाउंड या मॉलिक्यूल के साथ हो रही है तो उसमें क्या हो देखने को मिलेगा? ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा. अब एक एक करके एग्जांपल समझेंगे. अगर बच्चा हम बोल रहे हैं कि आयरन +2 से कहां गया? +3 में. तो +2 से +3 में जाने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा. देखो इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव, तो यहां पर +2 है इक्वल्स टू +3, तो इसको बैलेंस आउट करने के लिए, बराबर करने के लिए एक नेगेटिव आना चाहिए. एक नेगेटिव कैसे लिखोगे? प्लस इलेक्ट्रॉन करके लिखोगे. ठीक है, तो 3 - 1 या 3 प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 2 ही हो गया ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन -1 को रिप्रेजेंट करता है. तो यहां पे अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, प्रोडक्ट साइड अगर इलेक्ट्रॉन लिखा है तो ये क्या हो जाएगा? आपका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. ठीक है, और अब ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 से +3 जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज देखने को मिल रहा है. तो 5th पॉइंट आप यहां पे ऐड कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयन इंक्रीजेस, तो उसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है. ठीक है, इसके बाद हाइड्रोजन का लॉस हो सकता है या फिर ऑक्सीजन का गेन हो सकता है. ठीक है, ऑक्सीजन के गेन के एग्जांपल अगर आपको याद करना तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के साथ अगर आप रिएक्शन करते हो तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है. तो ऑक्सीजन का गेन ऑक्सीडेशन है. यहाँ पर अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देखेंगे तो 0 से +2 में जा रहा है. अगेन क्या हो रहा है बच्चा? यहाँ पर हो रहा है
इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में गेन, मतलब फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम में F2 डाल रहे हैं, आपका मैग्नीशियम फ्लोराइड यहाँ पर बन के आ रहा है, तो MgF2 में भी यहाँ पर मैग्नीशियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसने क्या गेन करा, F- को गेन करा। तो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड करते हो तो वहां पर भी ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, ठीक है। सारी चीज ऑपोजिट होगी रिडक्शन में। अगर ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे Cl2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज देखने को मिलेगा, तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। और इस केस में अगर आप इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग करते हो तो बच्चा ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ओवरऑल 2 Cl एटम्स है, ठीक है। तो यहां पर कितने आएंगे, 2 Cl एटम्स राइट साइड भी आएंगे, बैलेंसिंग हमें करनी होती है। तो यहां पर 0 + 2 इलेक्ट्रॉन्स से हमें क्या मिलेगा, -2 चार्ज मिलेगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट साइड -2 चार्ज है, तो रिएक्टेंट साइड भी -2 चार्ज है, तो 0 में 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। तो ये रिडक्शन रिएक्शन है, ठीक है। इसके बाद या तो आप बोल रहे लॉस ऑफ हाइड्रोजन किसमें, ऑक्सीडेशन में, तो इधर क्या हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन। इधर गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो रिडक्शन के केस में क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इस साइड क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो यहाँ पर या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाए या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये सारी डेफिनेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है, ठीक है। कहीं से भी क्वेश्चन पिकअप होके आ सकता है। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस की, तो वो रिएक्शंस जिसमें रिडक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, हमने रिडक्शन ऑक्सीडेशन समझ लिया, लेकिन व्हाट आर रिड्यूसिंग एजेंट्स या व्हाट आर रिडक्टेंट्स, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स या व्हाट आर ऑक्सीडेंट्स, उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। तो जो सब्सटेंस क्या कर रहा है, अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो वो किसकी तरह काम करेगा, एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो आप किसके साथ कनेक्ट कर सकते हो, ट्रैवल एजेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं ट्रैवल एजेंट आप लोगों के लिए टिकट्स बुक करता है, आप लोगों के पैकेजेस बनाता है, बट वो खुद ट्रैवल नहीं करता है। तो ऐसे ही अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ तो वो दूसरी सब्सटेंसेस को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, और वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जैसे एक ट्रैवल एजेंट खुद ट्रैवल नहीं करता, वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। और अगर रिडॉक्स रिएक्शन है, अगर कोई ऑक्सीडाइज हो रहा है तो खुद वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं, वो वाले सब्सटेंसेस जो सेल्फ रिडक्शन करते हैं और दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोले जाते हैं। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, जो दूसरे को रिड्यूस कर देंगे और खुद क्या होना पड़ेगा, फिर ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा। तो जो सब्सटेंसेस खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है, दूसरों को जो ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद को जो रिड्यूस करते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट बोले जाते हैं। और जो सब्सटेंसेस दूसरों को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, ये केमिकल रिएक्शन आप लोगों को दे रखी है, यहां पर अगर आप देखोगे जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से कहां गई, +2, तो यहां पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को आपको मिल रहा है। तो 0 से +2 जाएंगे तो इसका मतलब जिंक की हो रही है ऑक्सीडेशन। और कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये +2 से कहां गया बेटा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया। तो इसका मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज देखने को मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो जिंक की ऑक्सीडेशन हुई है, तो इसका मतलब यहां पे जो जिंक है ये किसका काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद की इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। कॉपर +2 किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि खुद का इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो आपको रिएक्टेंट साइड ही मिलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ ले ऊपर वाली रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो वो जिंक है, और कॉपर +2 किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। चलिए, इसके बाद यहां पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। आपको मुझे बताना है फर्स्ट पार्ट में कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। ध्यान से फटाफट से मुझे बताएंगे व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट इन द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में भी आप मुझे बताएंगे हु इज एक्टिंग एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड हु इज एक्टिंग एज द रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम ऑक्सीडेंट होता है और रिड्यूसिंग एजेंट का दूसरा नाम रिडक्टेंट होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। चलिए कैसे करेंगे ये पार्ट।
ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देखेंगे तो यहाँ पे बच्चा आयरन जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 से वो किस में गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया। एल्यूमिनियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में जा रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज देखने को मिलता है तो इसका मतलब यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और आयरन +3 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है, आयरन +3 का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा वो क्या होगा, जिसका सेल्फ रिडक्शन हुआ होगा। तो सेल्फ रिडक्शन किसका हो रहा है, आयरन +3 का। तो आप आयरन +3 लिखेंगे, एक किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। और अगर रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे तो सेल्फ ऑक्सीडेशन जिसका हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, जल्दी से चैट सेक्शन में अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे फटाफट से सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर इन द चैट सेक्शन दिखना चाहिए सभी बच्चों का। कमेंट सेक्शन में आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी होता है। ठीक है, तो जल्दी से अगर इतनी बात आप लोगों को क्लियर है तो एक बार मुझे सुपर डुपर क्रिस्टल क्लियर लिख के भेज दो। ठीक है, आइए मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आप लोगों को बताना है। तो सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया। और ऑक्सीजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से कहाँ गया, -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट में गया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 0 से +2 मतलब ऑक्सीडेशन होगा किसका, सोडियम का। ऑक्सीजन गया 0 से -2 मतलब ऑक्सीजन का होगा रिडक्शन। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जिसका सेल्फ रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन तो O2 का हुआ है तो करेक्ट आंसर O2 हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जिसका सेल्फ क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन तो सोडियम का हुआ है तो सोडियम हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह कैसे निकालते हैं, बिल्कुल बेसिक से उठाकर करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का क्या तरीका होता है बच्चा, आप लोगों को याद करना है जो एलिमेंट्स अनकम्बाइंड स्टेट में है या फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचुरल स्टेट में, तो उनके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0 रहता है। जैसे हाइड्रोजन एज H2 एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन एज O2 एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन एज N2 एग्जिस्ट करता है, एंड देन वी हैव कॉपर जिंक इन द एलिमेंटल स्टेट। तो अगर कोई एलिमेंटल स्टेट में है तो उसके ऊपर आप ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट उसका क्या मान के चलेंगे, 0। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीजन की भी, कॉपर की भी, जिंक की भी, सल्फर की भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी 0। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कंबाइंड स्टेट में अगर कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो मेटल हेलाइड्स हो, चाहे वो मेटल ऑक्साइड्स हो, या फिर कोई नॉन मेटल के कंपाउंड्स हो, तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है। बट कुछ आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे फ्लोरीन की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है वो -1 देखने को मिलती है। अगर फ्लोरीन की नीचे बात करें, क्लोरीन प्रेजेंट होता है, ब्रोमीन प्रेजेंट होता है, आयोडीन, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से -1 0 +1 +3 +7 +5 +7 ये कॉमनली देखने को मिलती है। लेकिन हैलोजेंस में सिर्फ जो फ्लोरीन होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 देखने को मिलती है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की -1 से +7 तक वैरी करती है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑक्सीजन जो कि ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो ऑक्सीजन को कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन -1 +1 0 ऑक्सीडेशन स्टेट ये सब भी दिखा सकता है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है बच्चा ध्यान से सुनना, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, एज O2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, एज O2- फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, एज O2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, एंड एज O2- फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो O2 अगर ये मॉलिक्यूल फॉर्म में है, नेचुरल फॉर्म में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट एज आई सेड कितनी हो जाएगी, इस केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 0। तो इस केस में अभी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 0। अगर ऑक्साइड आयन है, O2- है, तो साफ साफ यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिख रही होगी -2। ठीक है, ये क्या बोला जाता है, O के ऊपर 2- है तो इसका मतलब ये ऑक्साइड फॉर्म में है। ठीक है, अगर O2 2- के फॉर्म में है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, पर ऑक्साइड बोला जाएगा। एंड O2 मॉलिक्यूल के ऊपर माइनस चार्ज है तो इसे क्या बोलेंगे, सुपर ऑक्साइड। तो ऑक्सीजन की
जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन वो कैसा और कैसे कंबाइन करा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट O2 माइनस में, तो O2 माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए क्या करेंगे, कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है और ओवरऑल चार्ज इन पे कितना है, -2 का चार्ज है। तो x की वैल्यू क्या आई, एक ऑक्सीजन एटम पे x की वैल्यू आएगी -1। तो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। अब बात करते हैं सुपर ऑक्साइड O2 माइनस की कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो O2 माइनस है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की इस केस में निकालनी है तो उसे x मान लेते हैं। ओवरऑल चार्ज कितना है, -1, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो दैट मीन्स सुपर ऑक्साइड के केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी ऑक्सीजन पर वो कितनी आएगी, -1/2, ठीक है। तो यही चीज़ उसने लिखी हुई है, ऑक्सीजन इज -2, पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की वैल्यू -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट की और सुपर ऑक्साइड में -1/2 है। F2O में अगर आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इस केस में क्या करना होता है, जैसे आपके पास F2O दिया हुआ है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो जिसकी निकालनी होती है उसको हम क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। अब ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उस पर माइनस चार्ज होता है एंड वी ऑल नो दैट जो फ्लोरीन है अभी पढ़ा है उसके ऊपर कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1 रहता है। तो 2 × 2 फ्लोरीन है जिसके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस एक क्या है, ऑक्सीजन है। ओवरऑल F2O में चार्ज जो है वो 0 है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे x की वैल्यू आ जाएगी +2, तो F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +2 आई, ठीक है। तो आई होप सेकेंड पार्ट भी आप लोगों को क्लियर हो, ठीक है। ओके, इफ आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। अगर मेटल हैलाइड्स हैं जैसे NaH, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, -1, क्योंकि सोडियम +1 फॉर्म में और हाइड्रोजन -1 फॉर्म में है, ठीक है। तो +1 फॉर्म भी प्लस, जैसे HCl की बात करें तो HCl के केस में हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +1, तो +1 भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं, -1 भी हो सकती है फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। मेटल्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, मेटल्स के ऊपर जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो पॉजिटिव आएगी। जैसे एल्कली मेटल जो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं उनके ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात करें जो ग्रुप 2 मेटल्स होते हैं जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इनके ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है। हैलोजन हैलाइड्स पे जैसे HCl हो गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी हैलोजन्स पे। अगर हैलोजन सल्फाइड है, ठीक है, सॉरी, अगर आपके पास मेटल सल्फाइड है, जैसे अगर आपके पास हम बात करें Na2S, तो यहाँ पर सल्फर के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलेगी वो -2 देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी हम ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालते हैं एटम्स के इन अ नेचुरल मॉलिक्यूल या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आती है। मतलब पूरा अगर कोई मॉलिक्यूल ले ले, जैसे F2O एक मॉलिक्यूल है, तो ओवरऑल सारे एटम्स की जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे उसका सम करेंगे तो वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब यहाँ पे तुमने बोला कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, +2, और फ्लोरीन की कितनी होती है, -1। ओवरऑल सम करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट 2 - 1 + 2, वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल्स के जितने भी एटम्स हैं उन सबका ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप ऐड करोगे तो वो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, सम उसका 0 आना चाहिए, ठीक है। ओके, अगर कोई आयनिक स्पीसीज है तो उसमें केटायनिक पार्ट होता है, एनायनिक पार्ट, तो टोटल केटायनिक चार्ज और एनायनिक चार्ज बराबर आना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, तो यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे तो टॉइस ऑफ Al + 3 ये केटायनिक पार्ट हो गया, +3 सल्फेट क्या हो जाएगा, ये एनायनिक पार्ट हो जाएगा। तो टोटल केटायनिक चार्ज कितना हो गया, टोटल केटायनिक चार्ज कितना हो गया बेटा, 2 × +3, ठीक है। तो टोटल केटायनिक चार्ज होगा इस केस में +6, एनायनिक चार्ज भी -6 आना चाहिए, ठीक है। तो 3 × -2 अगर आप करेंगे तो ये -6 आएगा। तो केटायनिक चार्ज और एनायनिक चार्ज जो आता है वो सेम आता है इन आयनिक कंपाउंड। मतलब ओवरऑल अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी ऐड करेंगे फिर से उसका सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकाल सकते हो। तो लेट्स कैलकुलेट फटाफट से एक बार सारे अंडरलाइंड एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम बात करें KClO3, तो इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है।
कैसे करेंगे? वी ऑल नो दैट अल्कली मेटल है कौन? पोटेशियम, तो इसके ऊपर +1 चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, और क्लोरीन का निकालना है तो इसको X बोल देते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, एक पोटेशियम है तो +1 चार्ज, क्लोरीन के लिए कितना चार्ज होगा? X, जो आपको निकालना है। 3 ऑक्सीजन है और हर ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओवरऑल जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी ऐड करेंगे तो मॉलिक्यूल के ऊपर क्या आना चाहिए? ओवरऑल चार्ज 0 आना चाहिए। ये अपने लास्ट पॉइंट जो आपने पढ़ा। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो x - 5 इक्वल्स टू 0 आएगा, तो x की वैल्यू आएगी +5। तो दैट मीन्स KClO3 में जो क्लोरीन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +5 आएगी। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सभी पार्ट्स का आंसर देंगे। तो एक बार मैं आपको 2 मिनट्स दे रही हूँ, फटाफट से सॉल्व करिए। सभी का आंसर आ जाना चाहिए। यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे आयोडीन की, यहाँ पे नाइट्रोजन की, यहाँ पे निकल की, यहाँ पे आयरन की, यहाँ पे भी आयरन की, यहाँ पर आपको निकालनी है नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट, और इस केस में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट। तो फटाफट से टाइम लीजिए और मुझे सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दीजिए। सभी बच्चों का पार्टिसिपेशन कमेंट सेक्शन में होना चाहिए बहुत ज्यादा, ठीक है? चलिए कैसे निकालेंगे S4O6 2- में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, कैसे निकालेंगे? सो बेसिक कॉन्सेप्ट इज, जिसका निकालना है उसे क्या मान लें? X मान लेते हैं। तो सल्फर की निकालनी है, 4 सल्फर है तो 4 × X, ठीक है। 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है? -2। अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे KClO3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं था तो उसका सम ऑक्सीडेशन स्टेट का सबका 0 के बराबर था। अब ये एक आयन है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो चार्ज है पूरे S4O6 के ऊपर 2- का चार्ज है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? -2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो 4x - 12 इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू यहाँ पे जाएंगे 10/4 आएगी, दैट मीन्स 5/2, ठीक है। तो x के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो कितनी आएगी? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? 5/2 आएगी, ठीक है। हर एक जो एटम है उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कोई वैल्यू होनी चाहिए, जैसे -1, -2, -3। और अगर आप ओवरऑल आयन पे, मॉलिक्यूल पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो और वो फ्रैक्शनल आ जाती है तो वो उसकी क्या बोली जाती है? एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बोली जाती है। तो सल्फर की इस केस में एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? +5/2 आई, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं H5IO6 में, तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे 5 हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन है सॉरी, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +1। आयोडीन की आपको निकालनी है X, 6 ऑक्सीजन एटम है, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो 5 + x - 12 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा? +7 आ जाएगी। तो आप यहाँ से निकालेंगे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन, सॉरी आयोडीन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन नंबर आया वो कितना आया? 7 आया, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम बात करते हैं HN3 में, तो ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 नाइट्रोजन्स है इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू इस केस में -1/3 आई। तो यहाँ पर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन कितनी है? -1/3 है, ठीक है। चलिए इसके बाद निकल CO4 में, यहाँ पे ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। कार्बोनिल जो है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगेंड बोला जाता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो यहाँ पे कार्बोनिल की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो कितनी होगी? 0 होगी, ठीक है। तो इस केस में कैसे निकालेंगे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट? ध्यान से देखेंगे, तो अगर आपके पास निकल है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो उसको X, सिंपल सी बात है। 4 कार्बोनिल है तो 4 × 0, क्योंकि कार्बोनिल इज अ न्यूट्रल लिगेंड, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो इसका मतलब x की वैल्यू आएगी 0, तो इसका मतलब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या आएगी? 0। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को सीखने के लिए आपको IUPAC नेम करना होता है, और IUPAC नेम के लिए आपको मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़रूर निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद ये आपका मिक्स्ड ऑक्साइड्स है, तो इसकी कैसे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट? तो सिंपल सी बात है, डरना नहीं है, सब कुछ जैसा लिखा हुआ वैसा सॉल्व करना है। तो आयरन की निकालनी है, कितने आयरन है? 0.94,
है ना। 0.94 इंटू एक्स कर देंगे, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, ओवरऑल क्या चार्ज है 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 2/0.94। आप इसे क्या लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो 200/94, ठीक है। तो ये आपकी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद साइनाइड 6 4 माइनस की बात करते हैं। तो यहाँ पे साइनाइड Cn माइनस होता है, साइनाइड क्या होता है बेटा Cn माइनस। तो साइनाइड के ऊपर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1 का चार्ज होता है। तो आयरन का निकालना है तो x + 6 इंटू -1, ओवरऑल चार्ज कॉम्प्लेक्स पे -4 है। तो यहाँ से जब आप x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो +2 आएगा। तो इसके अंदर आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन की निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप क्या कर सकते हैं, SO4 ये 2- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ओवरऑल आयन, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 है, तो 5 हो गया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे बच्चा ये 2 भी तो है, ठीक है। ये क्या होगा 2 मल्टीप्लाई होगा और एक सल्फेट का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा, ओवरऑल चार्ज 0 आ जाएगा। इसका सम अगर आप करेंगे सबका तो आपका 0 आएगा। ये -2 को उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सल्फेट आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखेंगे तो कितनी आएगी, दिस इज 4x + 10 -2 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, -2। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आपके पास SO4 2- है और यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, N2H5 + 1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2x + 5 = +1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -4/2 विच इज इक्वल टू -2। ये यहाँ से भी -2 आ रही है, ठीक है। इसके बाद इट्रियम बेरियम 2 Cu3O7 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। इट्रियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन देखने को मिलती है तो वो +3, बेरियम की होती है +2, ऑक्सीजन की होती है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ठीक है। तो लैंथेनॉइड सीरीज में आपको ये बताया जाएगा, F ब्लॉक जब करेंगे तो इट्रियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल होती है, ठीक है। चलिए इसके बाद यहाँ पे कैसे करेंगे, एक इट्रियम है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 बेरियम है तो 2 × 2, 3 कॉपर है 3 × x + 7 × -2 = 0, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 + 4 = 7, 7 - 14 is -7, तो 3x - 7 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी +7/3, ठीक है। तो आप लोग कर लेंगे ना ऐसे क्वेश्चंस। अगर हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट केस CrO5 का, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे CrO5 की अगर आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो x + 5 × -2 = 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी +10। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि क्रोमियम की अगर हम बात करते हैं बच्चा तो क्रोमियम होता है 4s1 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, तो 3d 5 कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो निकल सकते हैं वो कितने निकल सकते हैं, 6 निकल सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम होल्ड कर सकता है वो 6 कर सकता है। तो 10th ऑक्सीडेशन स्टेट आ ही नहीं सकती है, ठीक है। तो क्रोमियम की इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी बच्चा, इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +6, ठीक है। अब ये क्यों होता है, अगर कोई भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा आ रही है तो डेफिनेटली उसमें पेरोक्साइड लिंकेजेस है। यहाँ पे हमने गलती क्या करी, हमने सारे ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज लिया, लेकिन इसमें कुछ पेरोक्साइड लिंकेजेस प्रेजेंट होंगी। तो हर ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज नहीं होगा, पेरोक्साइड लिंकेज में ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा चार्जेस लिए, तो इसलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। तो याद रखेंगे अगर किसी एलिमेंट की किसी ऑक्साइड में क्या आ रही है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा आ रही है मैक्सिमम से, तो दैट मीन्स उसके अंदर पेरोक्साइड लिंकेजेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम निकालना सीखेंगे कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट आप उनके स्ट्रक्चर से निकालते हैं, ठीक है। तो वो तरीका भी हम सीखेंगे और ध्यान से चीज़ों को करेंगे। चलिए अगर हम यहाँ पे बात करें H2SO5 में, तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखते हैं। तो इस केस में क्या होगा, 2
प्लस एक्स प्लस 5 इंटू -2 कितना आएगा 0। तो x माइनस कितना आ गया 8 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आएगी +8। तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि सल्फर की अगर हम बात करें तो ये किसको बिलोंग करता है? ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है। अगर ये ऑक्सीजन फैमिली को बिलोंग करता है तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो NH2NP4 होगी। तो वैलेंस शेल से आप मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो बच्चा? आप मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, 4 और 2, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 निकाल सकते हो। तो सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है वो क्या हो सकती है? 6 + 6 हो सकती है। तो +8 तो हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा? पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगा, ठीक है, पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर जब भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा आए तो हमें स्ट्रक्चर देख के उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल बता देती हूँ, यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +6 आएगी। सिमिलरली H2SO8 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालना चाहोगे तो वो कैसे निकलेगी? दिस वुड बी इक्वल्स टू 2x प्लस 2 + 2x - 16 इक्वल्स टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू आएगी +7, ठीक है। ये भी नहीं हो सकता +7, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो सल्फर की है वो कितनी होती है? 6 ही होती है। तो इसके अंदर भी क्या होगा? इसके अंदर भी पेरोक्साइड लिंकेजेस प्रेजेंट होगी और यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? +6 आएगी, ठीक है। Br3O8 में अगर हम ब्रोमीन की बात करें तो यहाँ पर इनकी जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। इनके लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2NP5 होती है। तो मैक्सिमम आप इलेक्ट्रॉन्स जो निकाल सकते हो वो 7 निकाल सकते हो। तो +7 ब्रोमीन हैलोजन एटम्स की क्या होगी? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब इसमें हम निकाल के देखेंगे तो 3x - 16 इक्वल्स टू कितना आएगा? 0। तो x की वैल्यू आएगी 16/3। x की वैल्यू कितनी आ रही है? 16/3। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं 3 × 5 = 15। हाँ, तो इस केस में अब पेरोक्साइड लिंकेजेस प्रेजेंट नहीं होगी। 16/3 इज लेस दैन 7 वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में जो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आएगी ब्रोमीन की वो कितनी आएगी? 16/3 आएगी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। बाकी आप इसके इंडिविजुअल एटम्स पे एग्जैक्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहते हो तो वो आप स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो। अब ध्यान से देखो, जैसे CrO5 है तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट कर रहे थे तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी? कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी 10। आनी कितनी चाहिए? मैक्सिमम कितनी हो सकती है क्रोमियम की? मैक्सिमम तो 6 हो सकती थी। तो अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज़्यादा हो तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? पेरोक्साइड लिंकेज, O लिंकेज, ये पेरोक्साइड लिंकेज होता है, ये प्रेजेंट होता है। अब इन पेरोक्साइड लिंकेजेस कितने होते हैं तो उसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। तो सिंपल सा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेजेस। नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेज निकालने का क्या फॉर्मूला है? कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइडेड बाय 2 और 1, ठीक है। 2 कब होगा? 2 से तब डिवाइड करेंगे जब सेंटर एटम 1 होगा, और 1 से कब डिवाइड करेंगे? जब सेंटर एटम 2 होंगे, ठीक है। अब जैसे CrO5 के केस में बच्चा, यहाँ पर अगर आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे थे, कैलकुलेटेड आई 10, मैक्सिमम आई 6। तो नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेजेस कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेजेस कैसे निकालोगे? 10 - 6 डिवाइडेड बाय 2 करूँ या 1? तो 2 करूंगी क्योंकि एक ही क्या है? मेटल है, एक ही सेंटर एटम है, ठीक है। तो यहां से आप निकालेंगे तो 2 आएगी। तो दैट मीन्स ये 2 पेरोक्साइड लिंकेजेस क्रोमियम से डायरेक्टली अटैच्ड है और बचा क्या? एक ऑक्सीजन जो O के फॉर्म में है, ठीक है। तो अब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ से 2 बॉन्ड्स तोड़ रहे हैं, क्रोमियम के ऊपर +2 चार्ज आएगा। 2 बॉन्ड्स तोड़ने पे 2 चार्जेस ट्रांसफर होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है वो माइनस चार्ज लेता है और जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है वो प्लस चार्ज। तो ऊपर वाला बॉन्ड तोड़ा तो क्रोमियम के ऊपर +2 और ऑक्सीजन पे -2। ये दोनों बॉन्ड्स तोड़ेंगे, एक बॉन्ड तोड़ रहे हो है ना, ये वाला एक बॉन्ड तोड़ रहे हो तो ये -1, फिर ये +1 लेगा। ये भी तोड़ रहे हो तो ये -1 +1, ऐसे ही इसको तोड़ोगे तो -1 क्रोमियम के ऊपर +1, इसको तोड़ेंगे तो -1
क्रोमियम के ऊपर +1। तो अब आप ओवरऑल क्रोमियम के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो वो +6 आएगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रही थी क्रोमियम CrO5 में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होल्ड करता है, +6। तो ये स्ट्रक्चर से आप निकाल सकते हो बॉन्ड्स तोड़ के। याद रखेंगे CrO5 का ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। बटरफ्लाई दिख रही है, ये उसके विंग्स और ये उसका एंटीना। तो ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होल्ड करता है CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। चलिए H2SO5 में फिर से नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेजेस अगर आप निकालते हैं तो यहाँ पर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी बच्चा, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी 8। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम सल्फर के केस में हो सकती है 6, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेरोक्साइड लिंकेजेस कैसे निकालेंगे, दैट वुड बी इक्वल्स टू 8 - 6/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो इसके अंदर क्या होगा, एक पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट होगी और वो कौन सी है, ये रही, ठीक है। अब यहाँ पे अगर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट तुम निकालना सीखोगे तो वो कैसे निकालना सीखोगे, ध्यान से देखो। जितने बॉन्ड्स तोड़े उतना नेगेटिव पॉजिटिव ट्रांसफर करना। सल्फर के तुम टोटल कितने बॉन्ड्स तोड़े, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे तोड़ रहे हो तो -2, इसके ऊपर +1। यहाँ पे एक बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पे +1 और यहाँ पे -1। यहाँ पे 2 तोड़े तो यहाँ पर आ गया +2 और यहाँ पर एक और तोड़ा तो यहाँ पे आ गया +1। तो सल्फर के ऊपर 2 तो आएंगे +2 और 2 आएंगे +1, तो ओवरऑल कितनी आ जाएंगी, 6 आ जाएगी ना ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई, 6। अब H2H2O8 की बात करेंगे तो ध्यान से देखना, यहाँ पर जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी वो कितनी आई थी, +7। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6। तो पेरोक्साइड लिंकेजेस कितने हैं, 7 - 6 डिवाइडेड बाय 2 करूँ या 1, अगर 2 सेंटर एटम है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी 1। तो इसलिए यहाँ पर एक पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। अगेन जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो हर सल्फर के ऊपर +6 चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, ठीक है। ऐसे ही CaOCl2 में आप देख सकते हो और NaOCl की यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। CaOCl2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। यहाँ पे जो 2 क्लोरीन एटम है उसकी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। CaOCl का ये स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे जब आप बॉन्ड तोड़ेंगे, एक बॉन्ड तोड़ा, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस क्लोरीन पे -1 चार्ज आएगा। अभी यहाँ पे कैल्शियम पे +1 चार्ज है। जब आप एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक ऑक्सीजन पे -1 और यहाँ पर +1, तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज कितना हो गया, +2 चार्ज हो गया। अब OCl- में अगर आप बात करते हैं तो ये OCl- में ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की कैसे निकालेंगे, तो O की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2, ठीक है, -2। क्लोरीन की निकालनी है, ओवरऑल -1 चार्ज है तो यहाँ से X की चार्ज वैल्यू आएगी +7। तो ये वाला जो क्लोरीन है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगी, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक क्लोरीन की जो OCl के साथ लगा हुआ है उसका +1 है और एक Cl जो कैल्शियम के साथ डायरेक्टली लगा है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, ठीक है। ऐसे ही आप NaOCl का निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप लोगों की टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस में पार्ट था कि एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा था तो दूसरा रिड्यूस हो रहा था। डिसप्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शंस भी हो सकती हैं जहाँ पे एक ही एलिमेंट जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। एक बात और याद रखेंगे, अगर कोई एलिमेंट है अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर कोई आयन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो हमेशा किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उसके पास सेल्फ रिडक्शन के अलावा और कोई कार्य बचा ही नहीं है। अगर कोई एलिमेंट अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो हमेशा किसकी तरह काम करेगा, वो हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। वो किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो सिर्फ ऑक्सीडाइज हो सकता है क्योंकि वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। और कोई एलिमेंट मिडिल ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, तो वो डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो कर सकता है। मतलब वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है और वो रिड्यूस भी हो सकता है, मतलब वो डिसप्रोपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन शो कर सकता है। जैसे क्लोरीन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। क्लोरीन -1 में है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और क्लोरीन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो रिड्यूस होकर -1 में जा सकता है और ऑक्सीडाइज होकर +7 में भी जा सकता है।
तो वो मिडल ऑक्सीडेशन स्टेट वाला डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे फॉस्फोरस है, P4 है, तो इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3, तो वो रिड्यूस होकर -3 में गया, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ये +1 में इस केस में गया है, ठीक है। तो ये खुद रिड्यूस भी हो रहा है, एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन है। ऐसे ही S8 में सल्फर के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, तो वो रिड्यूस होकर -2 में भी जा सकता है और खुद को ऑक्सीडाइज कर सकता है, +2 में भी जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई हैलोजन है तो वो रिड्यूस होकर -1 और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा सकता है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं अपना कॉन्सेप्ट ऑफ एन फैक्टर, क्योंकि अगर आपको बैलेंसिंग करनी है रिएक्शंस की तो उसके लिए आपको एन फैक्टर का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो एन फैक्टर क्या होता है हमारे लिए? एन फैक्टर इज डिफाइंड एज काम की चीज़, ठीक है, काम की चीज़, सिंपल सी बात है। अगर हम बात करते हैं बच्चा एक एसिड के लिए एन फैक्टर डिफाइंड होता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड से आप कितने H+ आयंस निकाल सकते हो। बेस के लिए हमारे लिए काम की चीज़ क्या होता है? OH-, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ बेस से कितने OH- आयंस निकाल सकते हो, वो उसका एन फैक्टर हो गया। और सॉल्ट के लिए एक मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्ट में कितना पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट कर लो या फिर नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट कर लो, या तो पॉजिटिव चार्ज निकाल लो या नेगेटिव चार्ज निकाल लो, ठीक है। आइए अगर हम बात करते हैं फटाफट से HCl की, तो एक मॉलिक्यूल से एक H+ मिलेगा, तो इसका एन फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा? 1 आएगा। अगर हम बात करते हैं H2SO4 की, तो एक मॉलिक्यूल से जब आप H+ दिलवा रहे हो तो मैक्सिमम यहाँ पे 2 आ सकते हैं। अगर इसने 1 लूज करा तो इसका इन फैक्टर पे 1, अगर 2 लूज करा तो इन फैक्टर 2। थर्ड H3PO4 से आप 3H+ निकाल सकते हो, तो इन फैक्टर कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। नेक्स्ट H3PO3 में, अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन देखते ही बच्चा इन फैक्टर क्या बोल देता है? 3, बट जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो H3PO3 का, तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है और एक फॉस्फोरस है। रिमेंबर, जो ऑक्सीजन से अटैच्ड हाइड्रोजन होते हैं वो ही एसिडिक होते हैं, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है, तो इसको आप एन फैक्टर में कैलकुलेट नहीं करोगे, ठीक है। कौन कौन से एन फैक्टर में कैलकुलेट होंगे? ये वाले कैलकुलेट होंगे। तो H3PO3 में एन फैक्टर कितना आ सकता है? 2 आ सकता है, एट मैक्स 3 नहीं बोलेंगे। सिमिलरली अगर हम बात करें फोर्थ H3 फिफ्थ PO2 में, तो यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर बना के देखेंगे, दिखने में 3 है बट होंगे 1 ही। कैसे? ये आपका H3PO2 का स्ट्रक्चर है, 2 ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ से एक ही H+ आप निकाल सकते हो, तो इसका इन फैक्टर कितना आ जाएगा? 1। H3PO2 का इन फैक्टर आता है 1, ठीक है। इसके बाद अगर हम बेस की बात करें बच्चा, तो बेस में जैसे आपके पास NaOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो यहाँ से आपको कितने मिलने वाले हैं इन फैक्टर? एक ही OH- निकलेगा तो इन फैक्टर 1, 2 OH- निकलेंगे तो इन फैक्टर 2, 3 निकलेंगे तो इन फैक्टर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्ट की बात करते हैं, तो सॉल्ट के केस में बेसिक आता है तो सारी चीज़ें हो जाएगी, फिर रिडॉक्स रिएक्शंस में आप इन फैक्टर इजीली निकाल सकते हो। जैसे सॉल्ट में NaCl हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, Al2SO4 होल थ्राइस हो गया, इनका इन फैक्टर आपको निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे? NaCl में जब आप ब्रेक करते हो तो ये Na+ और Cl- है, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी 1 है और टोटल नेगेटिव चार्ज भी 1 है, तो NaCl में इन फैक्टर हो जाएगा 1, या तो पॉजिटिव गिन लो या नेगेटिव गिन लो, ठीक है, ओके। अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड में, तो मैग्नीशियम के ऊपर +2, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज भी -2 है, तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज और 2 Cl- की वजह से ओवरऑल नेगेटिव चार्ज भी -2, तो मैग्नीशियम क्लोराइड के केस में एन फैक्टर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर Al2SO4 होल थ्राइस को ब्रेक करेंगे तो ट्वाइस ऑफ Al + 3 सल्फेट आयंस मिलेंगे, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज 6 और नेगेटिव चार्ज भी कितना आएगा? -6। तो इस केस में एन फैक्टर कितना आ जाएगा? Al2SO4 होल थ्राइस में कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा,
ठीक है। अब बैलेंसिंग करने के लिए आपको क्या आना चाहिए, एन फैक्टर निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो एन फैक्टर कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना। अगर रिडॉक्स रिएक्शन की बात करेंगे तो हमारे लिए जो काम की चीज़ है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का कितना ट्रांसफर हो रहा है, चाहे वो लूज हो या फिर वो गेन हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको बैलेंसिंग करनी है, आयरन +2 से +3 में जा रहा है, आपसे पूछ लिया जाएगा आयरन +2 का एन फैक्टर बताओ। ठीक है, तो वो कैसे बताएंगे, तो आप देखेंगे एन फैक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला है। इट इज़, मैं जनरली ऐसे ही लिखवाती हूँ, एन फैक्टर इज इक्वल्स टू जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक मॉलिक्यूल में उसके कितने एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल इस केस में जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है वो कितना हुआ है, 3 - 2 +3 से 2 में चेंज, 2 से 3 में चेंज हुआ तो 3 - 2 चेंज है, और एटम्स कितने हैं, 1, तो इस केस में एन फैक्टर हो जाएगा 1। ये एन फैक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, यहां से यहां तक ऑक्सीडाइज होने में 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे लिए काम की चीज क्या हो गई, रिडॉक्स रिएक्शन में हमारे लिए काम की चीज हो गई कि भैया कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो वो हमारे लिए काम की चीज हो गई। तो एन फैक्टर आयरन +2 का कितना आएगा, एन फैक्टर आयरन +2 का आएगा +1। ठीक है, आइए अगर मेरे पास वेरी इंपॉर्टेंट केस FeS2 है। ठीक है, यहां पर आयरन +2 से कहाँ जा रहा है, आयरन +3 में जा रहा है, और साथ में सल्फर का भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो FeS2 का एन फैक्टर कैसे निकालोगे, तो पहले तो आप देखो एक मॉलिक्यूल में क्या प्रेजेंट है, एक आयरन का एटम प्रेजेंट है और 2 सल्फर के एटम प्रेजेंट है। कितने एटम्स प्रेजेंट है, एक आयरन के और 2 सल्फर के। ठीक है, अब यहाँ पर आयरन की बात करेंगे तो आयरन +2 से +3 में गया, और सल्फर -2 से किस में गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया। तो पहले आयरन +2 को ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो एन फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं आयरन +2 का। ठीक है, तो आपके पास जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आई 3 - 2, और एक ही आयरन है, × 1 कर देंगे तो आपके पास एन फैक्टर कितना आया, 1 आया फॉर आयरन +2। मतलब इस ऑक्सीडेशन को करवाने के लिए इसने क्या करा होगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करा होगा। ठीक है, ठीक है, आइए अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पर एन फैक्टर सल्फर जो चेंज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से 0 से -2 हुआ, तो -2 ऑफ 0, -2 - 0, और एक मॉलिक्यूल में 2 सल्फर के एटम्स थे तो × 2 कर देंगे, तो यहाँ पर मॉडुलस वैल्यू ये आएगी 2 × 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इस केस में -2 से 0 में जाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़े। 2 सल्फर एटम ने -2 से 0 में जाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ओवरऑल FeS2 में क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, 1 और 4 5 इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे टू कन्वर्ट इनटू आयरन +3 एंड सल्फर। ठीक है, तो इसका मतलब FeS2 के लिए एन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ रहे हो एन फैक्टर कैसे निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, एक केस और कर लेते हैं जहां पर एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रही है, तो उस केस में एन फैक्टर कैसे निकालना है। तो एक एग्जांपल हम जैसे ले लेते हैं, P4 कन्वर्ट हो रहा है किस में, PH3 प्लस H3PO2 में। ठीक है, फिर इसकी बैलेंसिंग भी हम सीखेंगे, राइट। तो यहां पर अगर आप देखेंगे फॉस्फरस, इसको नए पेज पे लिख लेते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं। हमने देखा कि P4 किस में कन्वर्ट हो रहा है, PH3 और H3PO2। तो यहां पर P4 पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, PH3 में ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और H3PO2 में फॉस्फरस की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, +1। तो अगर कोई एलिमेंट
क्या कर रहा है, मॉलिक्यूल डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन दिखा रहा है, तो इसका इन फैक्टर कैसे निकालेंगे, 1 फाइनल इन फैक्टर इज इक्वल्स टू कितने मोल्स लगेंगे ऑक्सीडाइज होने में प्लस कितने मोल्स लगेंगे रिडक्शन करने में। तो ये फॉर्मूला आप लगाते हो कब, जब आपका डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन हो रहा होता है। तो यहाँ पर आप इंडिविजुअली क्या कर दो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दो कि P4 किस में कन्वर्ट हुआ, H3PO2 में, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, और P4 किस में कन्वर्ट हुआ, PH3 में, तो ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन के टाइम पे क्या होगा, 0 से कहाँ गया, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका इन फैक्टर निकालना है P4 का। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा 1 - 0 इनटू एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, 4, तो इस केस में ऑक्सीडेशन के टाइम पे 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज करे होंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 0 से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट -3 - 0 इनटू क्या करेंगे 4, क्योंकि एक P4 में 4 फॉस्फोरस एटम है, तो ये वैल्यू आएगी 12। तो रिडक्शन के लिए इसने 12 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे होंगे और ऑक्सीडेशन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लूज करे होंगे। ठीक है, अब जब रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन एक ही एलिमेंट का हो रहा है, तो अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्प्रोपोर्शनेट के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो P4 का ये 12 क्या हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन रिडक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन ऑक्सीडेशन। ठीक है, NO और NR की वैल्यू, तो 1/n फैक्टर वुड बी इक्वल्स टू 1/4 प्लस 1/12, 12 इज योर LCM, 4 और 3 are 12 प्लस 1, ये आ जाएगा 4/12। तो n फैक्टर कितना आ जाएगा, 12/4, तो इस केस में n फैक्टर आएगा 3। तो P4 के केस में इसका n फैक्टर कितना आएगा, 3। तो ओवरऑल 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर यूज बैलेंस आउट हुए होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप n फैक्टर निकालते हैं। आइए अब बात करते हैं बैलेंसिंग कैसे करनी है। तो बैलेंसिंग के इम्पॉर्टेंट स्टेप्स है, सबसे पहले आपको बेसिक रिएक्शन लिखनी है, कौन किस में ऑक्सीडाइज होगा, कौन किस में रिड्यूस होगा, सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आपको लिखने हैं। दूसरी बात, सबके क्या निकालने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, और उसके ऊपर आपको एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखने हैं। फिर आप निकालेंगे एन फैक्टर्स, कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज हुआ पर एटम के हिसाब से, जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो बेसिकली आप एन फैक्टर ही तो निकालते हो, वो निकालना है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को सिंपल सी चीज़ है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस आउट करना है, ओवरऑल रिएक्शन को ऐड करना है। अगर ऑक्सीजन की कमी है किसी साइड पे तो वाटर के थ्रू उसको ऐड करना है। एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम में 2 डिफरेंट तरीके होते हैं टू बैलेंस आउट, तो एक एक क्वेश्चन में दोनों का आपको करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ये वाली रिएक्शन उठाते हैं, इसको बैलेंस आउट करना है। तो बेसिक स्केलेटन आपको दे रखा है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितने हैं, +6 है, तो वो रिड्यूस होके किस में जा रहा है, +3। ये रिड्यूस हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। किसको ऑक्सीडाइज करेगा, आयरन +2 को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा, आयरन +3 में ऑक्सीडाइज कर देगा। तो सिंपल तरीका हम अपनाते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन सेपरेटली लिख लो। बेसिक स्केलेटन के बाद आप बोलेंगे कि आयरन +2 किस में कन्वर्ट हुआ, आयरन +3। ठीक है, इसका इन फैक्टर अगर आप निकालते तो इसका इन फैक्टर कितना आ रहा था बच्चा, 1 आ रहा था। तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन लिख रहे हो ना, तो ऑक्सीडेशन के टाइम पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करा होगा, तो इस साइड आपने 1 इलेक्ट्रॉन लिखना है। ठीक है, इसके बाद रिडक्शन रिएक्शन के केस में ध्यान से देखना, Cr2O7 अगर आपने ये स्टेप वाइज फॉलो कर लिया ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। रिडक्शन रिएक्शन है तो इलेक्ट्रॉन रिएक्टेंट की साइड ऐड होगा, कितना ऐड होगा तो वो इसके एन फैक्टर पे डिपेंड करता है। क्रोमियम किस में कन्वर्ट हुआ, क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, इसका एन फैक्टर कैसे निकालोगे, एन फैक्टर इज इक्वल्स टू चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 3 - 6 का मॉड्यूलस वैल्यू, एक Cr2O7 में 2 क्रोमियम के एटम्स है, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 6। तो एन फैक्टर 6 आया, तो इसका मतलब इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे होंगे, तो यहाँ लिख देंगे। सिंपल सी बात है इस तरीके से। ठीक है, क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना सबको। चलिए अब यहाँ पर ऊपर तो ऑक्सीजन वगैरह बैलेंस आउट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि एक ही आयरन है, इधर और इधर सब कुछ चार्ज बैलेंस है, एलिमेंट्स बैलेंस है, आयंस बैलेंस्ड है। लेकिन इस केस में बेटा 7 ऑक्सीजन है और यहाँ पर नहीं है। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करते हो वाटर के एडिशन से, तो 7 ऑक्सीजन ऐड करना है तो 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे। अब एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, इस साइड हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तुमने एन फैक्टर से क्या निकालना सीख लिया, 6 इलेक्ट्रॉन से तुमने लिख दिया। अब
हाइड्रोजन बैलेंस आउट करना है, यहाँ पे 7 2 14 है और यहाँ पर नहीं है H प्लस आयंस, तो आपको ऐड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगी 14 H प्लस। बस अब मेरे पास सब कुछ बैलेंस आउट हो गया, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम्स, ऑक्सीजन एटम्स, क्रोमियम, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 बनाने पड़ेंगे, तो ये अब मेरा बैलेंस आउट हो गया। ठीक है, तो आपने इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन और इंडिविजुअली रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस आउट कर लिया। क्या हम फाइनल इक्वेशंस एक बार फिर से लिख ले। पहली इक्वेशन क्या थी, आयरन +2 कन्वर्ट हो रहा है आयरन +3 में बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, और सेकेंड रिएक्शन में रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो रहा है, Cr2O7 2- 6 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है 14 H प्लस और दे रहा है 2 Cr+3 प्लस 7 वाटर, और बस इतना ही, यही था, सब कुछ बैलेंस है। अब इलेक्ट्रॉन फाइनल बैलेंसिंग करनी है। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2, ओवरऑल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते तो ऊपर हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाने पड़ेंगे, सो दैट कैंसिल आउट करते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6 आयरन +2, 6 आयरन +3 और 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो ओवरऑल रिएक्शन को मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं रिएक्शंस को ऐड करूंगी सिंपली, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कटेंगे। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या होंगे, 6 आयरन +2 के मॉलिक्यूल्स, एक Cr2O7 2- 14 H प्लस, साथ में आपको मिलने वाले हैं 6 आयरन +3, 2 Cr+3 और 7 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। अगर एसिडिक मीडियम है तो H प्लस आपका रिएक्टेंट साइड आना चाहिए। ठीक है, अब चलिए बैलेंसिंग करते हैं बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम में फिर सेम स्टेप है, बस एक स्टेप यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड होगा। वो कैसे होगा बताती हूँ। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, क्लोरीन गैस है, ठीक है, Cl2 गैस है, इसको जब हमने अल्कली सॉल्यूशन से पास करा तो आपको क्या मिला, Cl- और क्लोरेट आयन ClO3-। इसको बैलेंस आउट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्लोरीन, अब एक ही मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एन फैक्टर आप डिस्प्रोपोर्शनेट वाला सिंपल सा अगर पूछा होता, सुनो, सिर्फ Cl2 का ओवरऑल एन फैक्टर बताना है इस रिएक्शन में, तब तो आप वो 1/n फैक्टर इज इक्वल्स टू 1/NO प्लस 1/NR लगा देते। अब यहाँ पे आपको बैलेंसिंग करनी है, तो आप इंडिविजुअली ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इंडिविजुअली रिडक्शन रिएक्शंस उठाकर बैलेंसिंग करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप लिखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन और सेकेंड स्टेप पे लिखेंगे रिडक्शन रिएक्शंस। तो सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, क्लोरीन किस में कन्वर्ट हुआ, ClO3- में, और रिडक्शन के केस में Cl2 किस में गया, Cl- में। ठीक है, अब इस केस में ClO3- में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl कितनी आएगी, x - 6 इक्वल्स टू -1, तो x की वैल्यू आएगी +5। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है 0 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया। तो अब Cl2 का वो करना है हमें, क्या, इन फैक्टर निकालना है। तो चलिए पहले इसका इन फैक्टर निकालते हैं। इन फैक्टर इज इक्वल्स टू 2 क्लोरीन के एटम्स हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज हुआ वो 5 - 0 5 से चेंज हुआ, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 10। तो दैट मीन्स पहले तो Cl को बैलेंस आउट करेंगे, 2 Cl होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या करे होंगे, रिलीज करे होंगे। तो एक बार ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम कंप्लीट कर लेते हैं। अभी फिलहाल हमने लिखा Cl2 विल कन्वर्ट इनटू 2 ClO3- बाय लूजिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अभी इस साइड मुझे कितने दिख रहे हैं, 3 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, लेफ्ट साइड नहीं है, तो मुझे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन अब 6 हाइड्रोजन आ गए, तो इधर मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, 6 H प्लस। तो अगर सिर्फ एसिडिक मीडियम होता तो ये मेरी परफेक्ट इक्वेशन थी, रिएक्शन थी। लेकिन सिंस बेसिक मीडियम है तो एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड करना है। वो क्या है, बेसिक मीडियम में OH- आपका रिएक्टेंट साइड होना चाहिए। ठीक है, OH- रिएक्टेंट साइड होना चाहिए। तो एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या होगा, जितने H प्लस हैं उतने OH- लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों जगह ऐड कर दो। तो 6 H प्लस है तो यहाँ पे 6 OH- आने चाहिए, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर भी 6 OH- आना चाहिए। समझ आया, समझ आया, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड करना है। अब ये 6 H प्लस 6 OH- से आपको मिलेगा 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये 3 वाटर मॉलिक्यूल्स जब इधर ट्रांसफर होंगे तो लेफ्ट साइड कितने वाटर मॉलिक्यूल्स बच जाएंगे, सिर्फ 3 बच जाएंगे। तो अब मेरी फाइनल ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या लिखी जाएगी कि Cl2 + 3 OH- है ना, सॉरी 6 OH- और ये 3 वाटर मॉलिक्यूल्स उधर ट्रांसफर हो गए, तो यहाँ पे बचेगा 2 ClO3
माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 वाटर, 6 माइनस 3 वाटर, तो 3 वाटर बच जाएंगे। तो फिलहाल के लिए ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, क्लोरीन सब मेरे बैलेंस्ड आउट हैं। हमने कुछ गड़बड़ करी है, और हमने पता है क्या गड़बड़ करी है, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, ये बचा यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 6 आना चाहिए। ये छोटी सी मिस्टेक मैंने कर दी, बट आप लोग नहीं करना, बिल्कुल सही। यहाँ पे 6 वाटर आएगा, अगर यहाँ पे 6 वाटर है तो यहाँ पे कितना आएगा, 12H+ आएगा। ठीक है, समझो, मैं फिर से करवा देती हूँ। मैंने 3 वाटर का एडिशन कर दिया। मैंने 3 का क्यों करा, जबकि हमारी रिएक्शन ये वाली थी, समझो। ओके, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ टू अवॉइड दी कंफ्यूजन। तुमने देखा कि बेटा n फैक्टर कितना आया, 10, तो दैट मीन्स क्या हो रहा था, Cl2 ClO3 में कन्वर्ट हो रहा था, 2 ClO3 बन रहे थे और साथ में 10 इलेक्ट्रॉन निकले। अब यहाँ पे 3 वाटर नहीं है, मैंने 3 वाटर ऐड कर दिया। होना कितना चाहिए, 3 2 6, तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे, क्योंकि 6 ऑक्सीजन चाहिए मुझे। तो इस साइड में मेरे को 12H+ ऐड करने पड़ेंगे। अब बेसिक मीडियम में है तो आपने जितने H+ ऐड करे उतने लेफ्ट एंड राइट साइड OH- ऐड कर दो, तो 12OH- यहाँ पे, 12OH- यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से 12H+ 12OH- यहाँ पे मिलेंगे 12 वाटर, 6 वाटर यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। तो फाइनल रिएक्शन क्या बनेगी ऑक्सीडेशन की, फाइनल रिएक्शन ऑक्सीडेशन की बनेगी Cl2 विल कन्वर्ट इनटू 2 ClO3 माइनस, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 12 माइनस 6 वाटर बचेंगे, और यहाँ पर 12 OH- आयंस होंगे। हाँ, तो ये मेरी बैलेंसिंग हो गई किसमें, बेसिक मीडियम में। बिल्कुल सही है, अब ये सब कुछ बैलेंस आउट हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, अब रिडक्शन रिएक्शन की बैलेंसिंग करते हैं। तो यहाँ पे Cl2 किस में गए, 2 Cl- में, तो यहाँ से आप इसका n फैक्टर निकाल के देखना कितना आएगा, 2। तो यहाँ से Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स विल कन्वर्ट इनटू 2 Cl-। तो सब कुछ अब बैलेंस है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस केस में बैलेंस आउट नहीं करना। अब इन दोनों मेन रिएक्शंस को हमें इलेक्ट्रॉन की बैलेंसिंग करनी है। तो नीचे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऊपर 10, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 5 Cl2, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, और ये 5 Cl- आ जाएगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो गए। ओवरऑल बैलेंस इक्वेशन क्या बन जाएगी, 12 OH-, ये 1 Cl2 और 5 Cl2 6 Cl2 बन जाएंगे, टू गिव यू 5 Cl- प्लस 2 ClO3- प्लस 6 वाटर। तो अब आप देखेंगे सब कुछ बैलेंस है। हाइड्रोजन 12 है, यहाँ से भी हाइड्रोजन 12 है, क्लोरीन कितने हैं, 12, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो क्लोरीन आएंगे, यहाँ पे बेटा 10 आएगा ना, 2 Cl- 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 Cl-। तो यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए, अब देखो 12। ठीक है, 5 से जब मल्टीप्लाई करें 2 से 5 × 2 10 होता है। ठीक है, तो आप देखो क्लोरीन कितने हो गए, 12। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 12, और इस केस में तुम देखोगे ऑक्सीजन 3 2 6 यहाँ से और 6 यहाँ से, तो कितने हो गए, 12। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, बेसिक मीडियम में तुमने जितने H+ करे उतने ही OH- लेफ्ट और राइट साइड ऐड करना है। H+ और OH- से मिलकर बना देना वाटर, और फिर ओवरऑल वाटर की बैलेंसिंग करके आपको सब कुछ बैलेंस करना है। ठीक है, सो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है। इस तरीके से आप चीज़ों को बेसिक और एसिडिक मीडियम में बैलेंस आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो फाइनली हमने आपकी बैलेंसिंग सिखा दी है, रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। मोस्टली यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इन फैक्टर बैलेंसिंग से पूछे जाते हैं, या फिर कौन किस में कन्वर्ट हुआ, कितने मोल्स, कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स, वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ग्राम इक्विवेलेंट्स का कंसेप्ट आप सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो। ठीक है, सो दिस वॉज इंपॉर्टेंट। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे आप नेक्स्ट सेशन में।